महाराज, मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं। मैं कैसे बताऊं? ये क्या बोल रही हो? हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आप तुरंत बताइए ताकि हम पूरे राज्य में घोषणा कर सकें कि हमारा वारिस लड़का है या लड़की। महाराज, न ये राजकुमार है और ना ये राजकुमारी। ये अर्धनारीश्वर है, अर्थात आपके घर में एक किन्नर पैदा हुआ है। मंत्री जी, आज तो बड़ा आनंद का दिन है। हमारी रानी को संतान जन्म लेने वाली है। पूरा राज्य बेसब्री से इंतजार कर रहा है। आखिरकार आज हमारी प्रतीक्षा खत्म होगी। हाँ महाराज, हमारे राज्य का उत्तराधिकारी इतने दिनों बाद जन्म लेने वाला है। प्रजा भी वर्षों से नए वारिस का इंतजार कर रही है। आज हम सबकी इच्छा पूरी होगी। तभी एक दासी दौड़ती हुई आती है। महाराज, महाराज! जल्दी बताओ, लड़का हुआ या लड़की? दासी कुछ नहीं बोलती और सिर झुकाकर खड़ी रहती है। ये क्या, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही हो? इतनी खुशी की घड़ी पर इस तरह मौन क्यों रखा हुआ है? दासी चुपचाप चली जाती है। ऐसा क्या हुआ कि दासी कुछ नहीं कह रही? चलिए मंत्री जी, हमें खुद जाकर देखना चाहिए। राजा और मंत्री महारानी के पास जाते हैं। दाई माँ, आखिर क्या हुआ? जल्दी बताइए। महाराज, मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं। मैं कैसे बताऊं? ये क्या बोल रही हो? हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आप तुरंत बताइए ताकि हम पूरे राज्य में घोषणा कर सकें कि हमारा वारिस लड़का है या लड़की। महाराज, न ये राजकुमार है और ना ये राजकुमारी। ये अर्धनारीश्वर है, अर्थात आपके घर में एक किन्नर पैदा हुआ है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर तुमने ऐसा कहा तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। महाराज, मैं मरने को तैयार हूँ, पर यही हकीकत है। ताई माँ वहाँ से चली जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं। महाराज, कुछ भी हो जाए, अब ये हमारे राज्य का उत्तराधिकारी है। नहीं, एक किन्नर हमारा उत्तराधिकारी नहीं बन सकता। इसे अभी और इसी वक्त घने जंगलों में फेंक दिया जाए। महाराज, आप क्या कर रहे हैं? ये हमारा पुत्र है, जैसा भी है मेरे कोख से जन्मा है। मैं इसे फेंकने नहीं दूंगी, इसे मैं पाल लूंगी। हाँ महाराज, अभी तो ये एक बच्चा है। कोई कैसे जान पाएगा कि ये एक किन्नर है? हम इसे छुपा लेंगे। पर एक न एक दिन सबको पता चल ही जाएगा। तब का तब देखेंगे महाराज। समय बीतता है और धीरे धीरे 18 वर्ष निकल जाते हैं। तभी मंत्री भागता हुआ आता है। महाराज, पूरे राज्य में हमारे राजकुमार के बारे में अफवाहें फैल रही हैं। लोग अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। ये क्या तुम कह रहे हो मंत्री जी? महाराज, आप स्वयं जाकर गांव में देख लें, वहाँ लोग क्या नहीं बोल रहे हैं। मैं स्वयं जाकर देखना चाहता हूँ। राजकुमार के बारे में लोग क्या कह रहे हैं? पर महाराज, अगर आपको कुछ हो गया तो? चिंता मत करिए मंत्री जी, मैं पहचान बदल कर जाऊंगा ताकि कोई मुझे न पहचानने पाए। राजा एक मामूली व्यक्ति का वेश धारण कर गांव की ओर निकल पड़ता है। राजा जैसे ही गांव में जाते हैं तो गांव वाले आपस में बात कर रहे हैं। अरे सच में राजकुमार कोई राजकुमार नहीं है, वो एक किन्नर है। तभी तो राजा ने इतने सालों तक राजकुमार को हमारे बीच नहीं आने दिया। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहा है। एक किन्नर हमारा राजा बनेगा? नहीं, ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। अगर कुछ दिनों में राजा ने उसे राज्य से नहीं निकाला तो हम लोग उसका विरोध करेंगे। राजा ये सब सुन लेता है। क्या मेरे पीठ पीछे पूरा राज्य मेरे उस किन्नर बेटे के खिलाफ है? मुझे अब कोई न कोई फैसला लेना ही होगा, वरना पूरा राज्य हम पर हंसेगा। राजा राजमहल लौट आते हैं। क्या हुआ महाराज, आपने देखा? सारी प्रजा हम पर हंस रही है। कह रही है कि अगर कुछ दिनों में हमने राजकुमार को महल से नहीं निकाला
तो सभी इसका विरोध करेंगे। तभी रानी उदास होकर आती है। क्या हुआ रानी, तुम इतनी उदास क्यों हो? मुझे अब जीना ही नहीं है महाराज। इस राजकुमार की वजह से दासियां भी आपस में हमारे खिलाफ हो गई है। एक दूसरे पर हंसती है कि मैंने एक किन्नर को जन्म दिया है। बस अब हमें उसे अपने पास नहीं रखना, उसे हमारे राज्य से बाहर जाना ही होगा। राजकुमार वरुण आते हैं। क्या हुआ पिताजी, आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? वरुण, अब तू हमारे राज्य में नहीं रह सकता, इसलिए यहाँ से चला जा। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? मैं भला आप लोगों को छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ? क्योंकि तू मेरा बेटा नहीं और ना ही बेटी है, तू एक किन्नर है। चला जा, तुझ में इस राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बना सकती हूँ। हाँ, रानी ने बिल्कुल ठीक कहा। हमने तुम्हें 18 वर्ष बर्दाश्त करके अपने पास रखा, लेकिन अब नहीं। सारे राज्य के लोग और महल के लोग हमारे ऊपर हंस रहे हैं, इसलिए तू चला जा यहाँ से। इसमें मेरी क्या गलती पिताजी? और मैं किन्नर हूँ, ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे नहीं पता था कि मैं एक किन्नर हूँ, लेकिन अब मैं अपने माता पिता को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता पिताजी। चला जा यहाँ से, वरना अगर तू रहेगा तो मैं और रानी दोनों आत्महत्या कर लेंगे। नहीं पिताजी, आप ऐसा मत करिए, मैं ये राज्य छोड़कर चला जाऊंगा। वरुण राजमहल छोड़कर निकल पड़ता है। वो गांव की ओर भटकते हुए जाता है। तभी दो गांव वाले उसे देख लेते हैं। अरे यही तो राजकुमार है, वही किन्नर है। हाँ, यही तो किन्नर है। लगता है महाराज ने इसे राज्य से बाहर निकाल दिया, नहीं तो इतने दिनों तक हमने तो सिर्फ चोरी चुपके उसका चेहरा देखा था। तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? राजकुमार? अरे ये मैंने क्या बोल दिया। तू तो राजकुमार भी नहीं है, पर राजकुमारी भी नहीं है। चलो हम तुम्हें एक नाम देते हैं, किन्नर। तुम एक किन्नर हो, इसीलिए तुम्हारी जगह हमारे बीच नहीं है। यहाँ से निकल जाओ। हाँ, तुम निकल जाओ हमारे गांव से, तू एक किन्नर है। सभी गांव वाले वरुण पर खूब हंसते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वरुण भटकते भटकते घने जंगलों में चला जाता है। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया कि सभी मुझसे नफरत करते हैं? पिताजी, माँ, उन्होंने भी मुझे त्याग दिया। ये सब गांव वालों की वजह से ही हुआ। मैं इन सभी को छोड़ूंगा नहीं, सबसे बदला लूंगा। आधी रात वरुण अपने पैरों में घुंघरू पहन लेते हैं और रात के 12 बजे वो गांव में निकल पड़ते हैं। ये हमारे गांव में ही घुंघरू की आवाज कहाँ से आ रही है? ये क्या हो रहा है? लगता है कोई बुरा साया पड़ गया है, हमें बचकर रहना होगा। फिर सभी गांव वाले डर कर सो जाते हैं। अगली सुबह अरे ये क्या, हमारे दरवाजे के पास इतना सारा खून कहाँ से आया? ये कैसे हो सकता है? ये तो किसी प्रेत आत्मा का काम है। देखो, यहाँ पर कुछ अजीब निशान भी बने हुए हैं, यानी कि कल रात हमारे गांव में कोई प्रेत आया था। अब पता नहीं ये किस किस की बलि लेगा। तभी गांव में एक तांत्रिक आता है। ये तो अभी शुरुआत है, तुम्हारे गांव में अभी कितनी मौतें होंगी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं तांत्रिक बाबा? ऐसा नहीं हो सकता, हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। फिर ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे गांव में अभी मौत का खेल शुरू हुआ है। ये कहाँ जाकर खत्म होगा, ये कोई नहीं जानता है। तांत्रिक हंसते हुए चला जाता है। अगली रात एक बच्चे की चीख सुनाई देती है। लगता है आज किसी बच्चे को जान से मार दिया है। कहीं प्रेत ने मासूम बच्चे की बलि तो नहीं ले ली। हे भगवान, अब क्या होगा? फिर दूसरा गांव वाला बाहर देखा कि अचानक एक धुंधली सी परछाई उसे दिखती है। ये तो सच में था। अब मैं क्या करूं? कहीं मुझे जान से तो नहीं मार देगा? रात बीतती है। अगली सुबह
गांव वाले अपने दरवाजे पर खून से सना कपड़ा पाते हैं। ये क्या? मेरे दरवाजे के सामने खून से सना हुआ कपड़ा, इस पर कुछ लिखा भी है। अब तुम्हारे घर की बारी है। ये क्या हो गया? यानी कि आज रात मेरे घर से बलि ली जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। मुझे कोई रास्ता निकालना होगा। अरे मैं इसके बारे में क्या बताऊं? तू ये देख, ये कपड़ा मेरे घर के पास रखा था। अब अगला नंबर मेरे घर का है। हम लोग क्या करें? ये क्या हो रहा है? सभी गांव वाले डर के मारे घर में चले जाते हैं। इसी बीच राजमहल में महाराज, रानी की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो शायद उनकी जान भी जा सकती है। नहीं नहीं, रानी को कुछ नहीं होगा। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उन्हें बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। महाराज, एक उपाय है। जंगल में एक तांत्रिक बाबा हैं, शायद वो कोई रास्ता बता दें। वो बहुत ही अनुभवी हैं। ठीक है, जल्दी जाओ और तांत्रिक महाराज को लेकर आओ। जी महाराज, मैं अभी उन्हें लेकर आता हूँ। कुछ ही देर में मंत्री तांत्रिक को लेकर आते हैं। कहो राजा, तुमने मुझे क्यों याद किया? तांत्रिक महाराज, मेरी रानी बीमार है और ठीक नहीं हो रही है। अब तो वो अपनी आखिरी सांस भी ले रही है। आप किसी तरह मेरी रानी को ठीक कर दीजिए। मैं तुम्हारी रानी को ठीक कर दूंगा, लेकिन उसके लिए किसी की बलि पड़ेगी, तभी रानी ठीक होगी। क्या सच में मेरी रानी किसी की बलि से ठीक हो जाएगी? हाँ, और ये बलि कल की पूर्णिमा को देना होगा। आज ही इंतजाम कर लो कि कौन तुम्हारी रानी के लिए बलि देने को तैयार है। तांत्रिक वहाँ से चला जाता है। मंत्री जी, क्या आप बलि देने के लिए तैयार हैं मेरी रानी के लिए? नहीं महाराज, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं बलि नहीं दे सकता। मुझे माफ कर दीजिए। राजा एक दासी के पास जाते हैं। दासी, तुम रानी की सेवा करती हो, कई वर्षों से करती हो, और तुम्हारी उम्र भी 40 साल हो गई है। तो तुम मेरी रानी के लिए बलि दे दो। मैं तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखूंगा, उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। अगर चाहो तो उन्हें भविष्य में अपना उत्तराधिकारी भी बना दूंगा। ये आप कैसी बात कर रहे हैं महाराज? मैं गरीब हूँ, आपके यहाँ दासी का काम करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी बलि दूं। मेरे लिए मेरे बच्चे बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं बलि नहीं दूंगी। दासी चली जाती है। महाराज बताइए, मैं क्या मदद कर सकता हूँ, लेकिन बलि नहीं दे सकता। मंत्री, पूरी प्रजा को बुलाओ। मैं खुद प्रार्थना करूंगा कि कोई मेरी रानी को बचा ले। कुछ ही में मंत्री सारी प्रजा को राज दरबार में हाजिर कर देते हैं। सुनो सभी गांव वाले, ध्यान से सुनो। मेरी रानी की तबीयत बहुत खराब है। जो कोई भी बलि देगा तो मेरी रानी ठीक हो जाएगी। महाराज, हम रानी के लिए अपना जान क्यों देंगे? अरे मैं तुम्हें धन दूंगा। नहीं, हमें धन नहीं चाहिए। हमारी गांव में कई मौतें हो गई है और हो रही है। ऊपर से आप चाहते हैं कि हम अपनी जान दें। हम ऐसा नहीं करेंगे। कोई मेरी रानी के लिए बलि देने वाला नहीं है। भीड़ में से वरुण बाहर आता है। पिताजी, मैं अपनी माँ के लिए बलि देने को तैयार हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ, मुझे तुम्हारी बलि नहीं चाहिए। नहीं पिताजी, मैं अपनी माँ को कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे जो हो जाए। अरे, ये किन्नर होकर भला बलि देने के लिए क्यों तैयार है? आखिर किन्नर है तो क्या हुआ? माँ तो एक ही होती है। शायद उसके दिल में